विल और एरियल डुरंट द्वारा लिखित द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन एक स्मारकीय कृति है जो 1935 और 1975 के बीच 11 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, जिसमें प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक मानवता के इतिहास का वर्णन किया गया है। ये सीरीज इतिहास, दर्शन, धर्म, संस्कृति और कला के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है, जो एक कथा शैली में लिखी गई है जो सुलभ और विद्वतापूर्ण दोनों है। यह वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्शन भाग है। हम आने वाले दिनों में सभी 11 वॉल्यूम लाएंगे। ये सारांश सीरीज के प्रमुख विषयों, विचारों और अंतर्दृष्टि को समाहित करेगा, जो सभ्यता की हमारी समझ में ड्यूरेंस के योगदान को दर्शाता है। परिचय। सभ्यता की कहानी महज एक इतिहास की किताब नहीं है। ये समय के माध्यम से मानवीय स्थिति का दार्शनिक अन्वेषण है। विल डुरंट, जो प्रशिक्षण से एक दार्शनिक हैं, और उनकी पत्नी एरियल, जिन्होंने बाद के कई संस्करणों का सह-लेखन किया, ने दुनिया के इतिहास को इस तरह से प्रलेखित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, जिसमें विचारों, संस्कृतियों और घटनाओं के अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला गया। सीरीज में राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला सहित विषयों की एक विस्तृत सीरीज शामिल है, जो पाठकों को सभ्यता के विकास का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ड्यूरेंट वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने के लिए इतिहास को समझने के महत्व में विश्वास से प्रेरित थे। उन्होंने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि सभ्यता की कहानी केवल अलग अलग घटनाओं की एक सीरीज नहीं है, बल्कि मानव विकास की एक सतत प्रक्रिया है, जो विचारों, संघर्षों और ज्ञान और अर्थ की खोज से आकार लेती है। सभ्यता की कहानी, एक विस्तृत अन्वेषण। वॉल्यूम 1, हमारी प्राच्य विरासत, 1935। सीरीज का पहला वॉल्यूम हमारी ओरिएंटल विरासत, निकट पूर्व, भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताओं के सर्वेक्षण से शुरू होता है। ड्यूरेंट सभ्यता की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर दर्ज इतिहास की शुरुआत तक मानव समाज के विकास का पता लगाते हैं। ये वॉल्यूम सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में प्राचीन निकट पूर्व के महत्व पर जोर देता है, जिसमें सुमेरियन, बेबीलोनियाई, असीरियन और मिस्वासियों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। ड्यूरेंट लेखन, कानून और धर्म के विकास पर चर्चा करते हैं, ये दर्शाते हुए कि कैसे इन प्रारंभिक सभ्यताओं ने बाद की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों की नींव रखी। भारत में ड्यूरेंट्स हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं का पता लगाते हैं। वे प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना, विशेष रूप से जाति व्यवस्था और उन तरीकों की जांच करते हैं जिनसे धर्म और दर्शन ने भारतीय समाज को आकार दिया। कन्फ्यूशियवाद, ताओवाद और चीनी राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों के विकास पर ध्यान देने के साथ चीन को प्रारंभिक सभ्यता के एक और महान केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ड्यूरेंट पड़ोसी क्षेत्रों पर चीनी संस्कृति के प्रभाव और विश्व इतिहास में इसकी स्थायी विरासत पर चर्चा करते हैं। वॉल्यूम 2, ग्रीस का जीवन, 1939। ग्रीस का जीवन प्राचीन ग्रीस के शुरुआती दिनों से लेकर रोम की विजय तक के इतिहास को शामिल करता है। ड्यूरेंट यूनानी सभ्यता की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, विशेषकर दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। ये वॉल्यूम ग्रीस के राजनीतिक विकास, स्पार्टा और एथेंस के शहर राज्यों से लेकर एथेनियन साम्राज्य के उत्थान और पतन तक का विवरण देता है। ड्यूरेंट एथेंस में लोकतंत्र के विकास, पेलोपोनेसियन युद्ध और अंततः यूनानी शक्ति के पतन का पता लगाते हैं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की विस्तृत चर्चा के साथ ग्रीक दर्शन एक प्रमुख फोकस है। ड्यूरेंट पश्चिमी सभ्यता पर, विशेष रूप से नैतिकता, राजनीति और तत्वमीमांसा के क्षेत्रों में यूनानी विचार के प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं।
इस वॉल्यूम में ग्रीक कला, साहित्य और रंगमंच को भी शामिल किया गया है, जिसमें होमर, एस्किलस, सोफोकल्स और यूरिपिडीज जैसी हस्तियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। ड्यूरेंस का तर्क है कि ग्रीक संस्कृति ने पश्चिमी सभ्यता की अधिकांश बौद्धिक और कलात्मक विरासत की नींव रखी। वॉल्यूम 3, सीजर और क्राइस्ट, 1944। सीजर एंड क्राइस्ट रोम के इतिहास की पौराणिक शुरुआत से लेकर ईसाई धर्म के उदय तक की खोज करता है। ड्यूरेंस रोम के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जांच करते हैं। प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया के बीच एक पुल के रूप में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। ये वॉल्यूम रोम के एक छोटे शहर राज्य से लेकर भूमध्यसागरीय दुनिया पर प्रभुत्व रखने वाले विशाल साम्राज्य तक के उदय का वर्णन करता है। ड्यूरेंट रोमन गणराज्य, पुनिक युद्ध और जूलियस सीजर और ऑगस्टस जैसी शख्सियतों के तहत साम्राज्य में परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। रोमन कानून, सरकार और सैन्य संगठन का विस्तार से विश्लेषण किया गया है, जिसमें उन तरीकों पर प्रकाश डाला गया है जिनसे रोम ने एक स्थिर और स्थायी राजनीतिक व्यवस्था बनाई। ड्यूरेंस साहित्य, वास्तुकला और इंजीनियरिंग सहित रोम की सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी पता लगाते हैं। वॉल्यूम का उत्तरार्ध भाग ईसाई धर्म के उदय और रोमन साम्राज्य पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। ड्यूरेंस ने यीशु के जीवन और शिक्षाओं, ईसाई धर्म के प्रसार और कॉन्स्टेंटाइन के तहत राज्य धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अपनाने पर चर्चा की। वॉल्यूम 4, आस्था का युग, 1950। आस्था का युग मध्य युग के इतिहास को शामिल करता है। वह अवधि जो यूरोप में कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व और मध्य पूर्व में इस्लामी सभ्यता के उदय से चिन्हित है। ड्यूरेंस मध्ययुगीन समाज को आकार देने में आस्था की भूमिका पर जोर देते हुए इस युग के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का पता लगाते हैं। ये वॉल्यूम रोमन साम्राज्य के पतन और बीजान्टिन साम्राज्य के उदय की चर्चा से शुरू होता है। ड्यूरेंस यूरोप में ईसाई धर्म के प्रसार और मध्ययुगीन चर्च की स्थापना की जांच करते हैं, जिसमें मठवाद और पापतंत्र का उदय भी शामिल है। मुहम्मद के जीवन, इस्लामी साम्राज्य के विस्तार और इस्लामी स्वर्ण युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस्लाम को विश्व इतिहास में एक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ड्यूरेंट विज्ञान, दर्शन और कला में इस्लामी विद्वानों के योगदान के साथ साथ यूरोप पर इस्लामी सभ्यता के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वॉल्यूम का उत्तरार्ध भाग यूरोप में मध्ययुगीन काल को कवर करता है, जिसमें सामंती व्यवस्था, धर्मयुद्ध और मध्ययुगीन कला और साहित्य का विकास शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि मध्य युग निरंतरता और परिवर्तन दोनों का समय था। इस अवधि के दौरान आधुनिक यूरोप की नींव रखी गई थी। वॉल्यूम 5, पुनर्जागरण, 1953। पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में शास्त्रीय शिक्षा और संस्कृति के पुनरुद्धार की खोज करता है। ड्यूरेंट पुनर्जागरण की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, खासकर कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। ये वॉल्यूम पुनर्जागरण के जन्मस्थान के रूप में इतालवी शहर राज्यों, विशेष रूप से फ्लोरेंस की चर्चा से शुरू होता है। ड्यूरेंस कला और विज्ञान में उनके योगदान पर जोर देते हुए लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसी हस्तियों की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों का पता लगाते हैं। पुनर्जागरण को शास्त्रीय शिक्षा और मानवतावादी आंदोलन के पुनरुद्धार पर ध्यान देने के साथ महान रचनात्मकता और नवीनता के समय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ड्यूरेंस ने प्रिंटिंग प्रेस के प्रभाव, स्थानीय साहित्य के उदय और पूरे यूरोप में पुनर्जागरण विचारों के प्रसार पर चर्चा की। ये वॉल्यूम उस अवधि के राजनीतिक और धार्मिक विकास को भी कवर करता है, जिसमें सुधार और राष्ट्र राज्यों का उदय भी शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि पुनर्जागरण निरंतरता और परिवर्तन दोनों का समय था। इस अवधि के दौरान आधुनिक दुनिया के बीज बोए गए थे।
वॉल्यूम 6, सुधार, 1957। सुधार 16वीं शताब्दी के धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट सुधार और कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन की जांच करता है। ड्यूरेंट इन आंदोलनों के कारणों और परिणामों का पता लगाते हैं, यूरोपीय समाज और संस्कृति पर उनके प्रभाव पर जोर देते हैं। ये वॉल्यूम कैथोलिक चर्च के भीतर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की चर्चा से शुरू होता है, जिसके कारण सुधार की मांग की गई। ड्यूरेंस मार्टिन लूथर, जॉन केल्विन और अन्य सुधारकों के जीवन और शिक्षाओं का पता लगाते हैं, चर्च के अधिकार को चुनौती देने और प्रोटेस्टेंटवाद के विकास को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। सुधार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने और इसके अधिकार की पुष्टि करने के लिए चर्च के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन की भी जांच की जाती है। ड्यूरेंस ट्रेंट की परिषद, जेसुइट्स जैसे नए धार्मिक आदेशों के उदय और यूरोपीय समाज पर काउंटर रिफॉर्मेशन के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। ये वॉल्यूम सुधार के राजनीतिक और सामाजिक परिणामों को भी शामिल करता है, जिसमें धर्म के युद्ध, निरपेक्षता का उदय और राजनीतिक विचार के नए रूपों का उदय शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि सुधार यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसका धर्म, राजनीति और संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। वॉल्यूम 7, तर्क का युग शुरू होता है, 1961। द एज ऑफ रीजन बिगिंस 16वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी की शुरुआत तक की अवधि की पड़ताल करता है। वह समय जो विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक विचार के उदय से चिन्हित था। ड्यूरेंस आधुनिक दुनिया को आकार देने में कारण की भूमिका पर जोर देते हुए इस अवधि के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की जांच करते हैं। ये वॉल्यूम वैज्ञानिक क्रांति की चर्चा से शुरू होता है, जिसमें गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसी हस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ड्यूरेंट पारंपरिक विश्वदृष्टि पर नई वैज्ञानिक खोजों के प्रभाव और विज्ञान के उदय से धार्मिक प्राधिकरण के सामने उत्पन्न चुनौतियों का पता लगाते हैं। डेस्कार्टेस, स्पिनोजा और लॉक की विस्तृत चर्चा के साथ एज ऑफ रीजन की भी दर्शन शास्त्र के लेंस के माध्यम से जांच की जाती है। ड्यूरेंट उन तरीकों पर प्रकाश डालते हैं जिनसे इन विचारकों ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और आधुनिक दर्शन और राजनीतिक विचार की नींव रखी। ये वॉल्यूम उस अवधि के राजनीतिक विकास को भी कवर करता है, जिसमें पूर्ण राजशाही का उदय, अंग्रेजी गृहयुद्ध और गौरवशाली क्रांति शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि तर्क का युग बौद्धिक और राजनीतिक परिवर्तन दोनों का समय था। इस अवधि के दौरान आधुनिक लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। वॉल्यूम 8, द एज ऑफ लुई 14, 1963। लुई 14 का युग फ्रांस के लुई 14 के शासनकाल पर केंद्रित है, जो पूर्ण राजशाही के उदय और फ्रांसीसी संस्कृति के उत्कर्ष द्वारा चिन्हित अवधि थी। ड्यूरेंस ने यूरोप में अग्रणी शक्ति के रूप में फ्रांस की भूमिका पर जोर देते हुए इस अवधि के राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का पता लगाया। ये वॉल्यूम लुई 14 की राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों की चर्चा से शुरू होता है, जिसमें सत्ता को केंद्रीकृत करने और फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार करने के उनके प्रयास भी शामिल हैं। ड्यूरेंस ने लुई 14 के तहत फ्रांसीसी राज्य की संरचना की जांच की, जिसमें शाही प्राधिकरण को बनाए रखने में नौकरशाही, सेना और कुलीन वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उस काल के साहित्य, कला और संगीत की विस्तृत चर्चा के साथ फ्रांसीसी संस्कृति भी एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। ड्यूरेंट लोग फ्रांसीसी संस्कृति के विकास में उनके योगदान और यूरोपीय कला और साहित्य पर उनके प्रभाव पर जोर देते हुए मोलियरे, रैसीन और लुली जैसी हस्तियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। ये वॉल्यूम उस अवधि के बौद्धिक विकास को भी कवर करता है, जिसमें प्रबुद्धता के विचार का उदय और विज्ञान,
दर्शन और राजनीति के बारे में नए विचारों द्वारा पारंपरिक मान्यताओं के सामने उत्पन्न चुनौतियां शामिल हैं। ड्यूरेंस का तर्क है कि लुई 14 का युग सांस्कृतिक और बौद्धिक दोनों तरह के उत्कर्ष का समय था, जिसमें फ्रांस ने यूरोपीय सभ्यता के लिए मानक स्थापित किया था। वॉल्यूम 9, द एज ऑफ वोल्टेयर, 1965। वोल्टेयर का युग ज्ञानोदय की खोज करता है, एक ऐसा काल जो तर्क, विज्ञान और व्यक्तिवाद के उदय से चिन्हित है। ड्यूरेंट वोल्टेयर और अन्य प्रबुद्ध विचारकों के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अवधि के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास की जांच करते हैं। ये वॉल्यूम वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन विचार पर इसके प्रभाव की चर्चा से शुरू होता है। ड्यूरेंस ने न्यूटन, लीबनिज और ह्यूम जैसी हस्तियों के योगदान का पता लगाया और उस अवधि के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। ज्ञानोदय को महान बौद्धिक उत्साह के समय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तर्क, प्रगति और व्यक्तिवाद के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ड्यूरेंस ने वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू के योगदान पर चर्चा की, राजनीतिक विचार पर उनके प्रभाव और पारंपरिक प्राधिकरण को चुनौती देने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। ये वॉल्यूम उस अवधि के सांस्कृतिक विकास को भी कवर करता है, जिसमें उपन्यास का उदय, शास्त्रीय संगीत का विकास और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि ज्ञानोदय बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों का समय था। इस अवधि के विचारों ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। वॉल्यूम 10, रूसो और क्रांति, 1967। रूसो और रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति तक की अवधि की जांच करता है, जिसमें जीन जैक्स रूसो के विचारों और राजनीतिक विचारों पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ड्यूरेंस ने क्रांति के कारणों और परिणामों का पता लगाया और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में इसके महत्व पर जोर दिया। ये वॉल्यूम क्रांति से पहले फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की चर्चा से शुरू होता है, जिसमें आर्थिक संकट, पूंजीपति वर्ग का उदय और निम्न वर्गों का असंतोष शामिल है। समानता, लोकतंत्र और सामाजिक अनुबंध के बारे में रूसो के विचारों के प्रभाव पर ध्यान देने के साथ ड्यूरेंस क्रांतिकारी आंदोलन को आकार देने में प्रबुद्धता के विचारों की भूमिका का पता लगाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की विस्तार से जांच की गई है, जिसमें उन प्रमुख घटनाओं, आंकड़ों और विचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्होंने क्रांति के पाठ्यक्रम को आकार दिया। ड्यूरेंस ने राजशाही के पतन, जैकोबिन्स के उदय और आतंक के शासन पर चर्चा की, जिसमें उन तरीकों पर जोर दिया गया जिनसे क्रांति ने पारंपरिक राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी। ये वॉल्यूम उस अवधि के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को भी कवर करता है, जिसमें कला, साहित्य और दर्शन पर क्रांति का प्रभाव भी शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि फ्रांसीसी क्रांति इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसका आधुनिक राजनीति और समाज के विकास पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। वॉल्यूम 11, नेपोलियन का युग, 1975। द एज ऑफ नेपोलियन सीरीज का अंतिम वॉल्यूम है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन और समय और यूरोप और दुनिया पर उनके शासनकाल के प्रभाव को शामिल किया गया है। ड्यूरेंट नेपोलियन युग के राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक विकास का पता लगाते हैं। निरंतरता और परिवर्तन दोनों की अवधि के रूप में इसके महत्व पर जोर देते हैं। ये वॉल्यूम नेपोलियन के सत्ता में आने की चर्चा से शुरू होता है, जिसमें उनके सैन्य अभियान, फ्रांसीसी राज्य में उनके सुधार और पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को फैलाने के उनके प्रयास शामिल हैं। ड्यूरेंस नेपोलियन साम्राज्य की संरचना की जांच करते हैं, जिसमें नेपोलियन द्वारा सत्ता को केंद्रीकृत करने और राज्य का आधुनिकीकरण करने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। नेपोलियन युद्धों की विस्तार से जांच की गई है, जिसमें प्रमुख लड़ाइयों,
नेपोलियन द्वारा अपनाई गई रणनीतियों और यूरोप और व्यापक दुनिया पर युद्धों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ड्यूरेंस ने नेपोलियन की शक्ति में अंततः गिरावट पर चर्चा की, जिसकी परिणति वॉटरलू में उसकी हार और सेंट हेलेना में उसके निर्वासन के रूप में हुई। ये वॉल्यूम उस अवधि के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास को भी कवर करता है, जिसमें रोमांटिक आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय और कला, साहित्य और दर्शन पर नेपोलियन युग का प्रभाव शामिल है। ड्यूरेंस का तर्क है कि नेपोलियन का युग निरंतरता और परिवर्तन दोनों का समय था। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत ने यूरोपीय और विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देना जारी रखा। निष्कर्ष: विल और एरियल डुरेंट द्वारा लिखित सभ्यता की कहानी एक असाधारण उपलब्धि है, जो मानवता के इतिहास का एक व्यापक और सुलभ विवरण प्रस्तुत करती है। ये सीरीज न केवल अपने दायरे और गहराई के लिए बल्कि इतिहास, दर्शन, संस्कृति और विचारों के अंतर्संबंध पर जोर देने के लिए भी उल्लेखनीय है। ड्यूरेंस ये प्रदर्शित करने के अपने लक्ष्य में सफल रहे कि सभ्यता की कहानी केवल अलग अलग घटनाओं की एक सीरीज नहीं है, बल्कि मानव विकास की एक सतत प्रक्रिया है, जो विचारों, संघर्षों और ज्ञान और अर्थ की खोज के परस्पर क्रिया से आकार लेती है। पूरी सीरीज में ड्यूरेंस वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने के लिए इतिहास को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि इतिहास केवल अतीत का अभिलेख नहीं है, बल्कि ज्ञान और अंतर्दृष्टि का स्रोत है, जो हमें अपने समय की चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन कर सकता है। जैसा कि वे अंतिम वॉल्यूम में लिखते हैं, सभ्यता किनारा के साथ एक धारा है। ये धारा कभी कभी हत्या करने, चोरी करने, चिल्लाने और उन चीजों को करने वाले लोगों के खून से भर जाती है जो इतिहासकार आमतौर पर दर्ज करते हैं, जबकि किनारे पर रहते हुए बिना ध्यान दिए लोग घर बनाते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे पालते हैं, गाने गाते हैं, कविता लिखते हैं और यहाँ तक कि मूर्तियाँ भी बनाते हैं। सभ्यता की कहानी ऐतिहासिक विद्वता का एक उत्कृष्ट कार्य बनी हुई है, जो अपनी कथा शैली, कवरेज की व्यापकता और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए पाठकों द्वारा प्रिय है। ये मानव स्थिति को उजागर करने और सभ्यता की चल रही खोज में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की इतिहास की शक्ति में ड्यूरेंस के विश्वास का एक प्रमाण है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।